बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है बाय इमरान हाशमी। या तो ये ले लें सारा, ये थोड़ी सी महंगी है, या अगर आपने सिर्फ वर्ब फॉर्म्स के लिए लेनी है तो आपकी एक बुक है इंग्लिश ग्रामर, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर, सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर, ये गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई है, ठीक है, ये ले लें आप, ये आपका मसला हल कर देगी, ठीक है। Farkhanda, there is variation. Most of the times teachers are different. Got the idea? हमारे यहाँ तो खास तौर पे ऐसे चलता है फरखंदा, ये आपके in the I mean very good interest of you people we do it. जो प्रेसी पढ़ाएगा वो ऐसे नहीं पढ़ाएगा, जो ऐसे पढ़ाएगा वो प्रेसी नहीं पढ़ाएगा, आपको variety of teachers मिल जाए. This is one of the reason. Got the idea? And ये जो book है ये डिफरेंट लोगों ने लिखी होती है, ये पार्ट 1 किसी ने लिखी हुई, पार्ट 2 किसी ने लिखी हुई है जी। बुक फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर वो भी यही है दानियाल, मैंने जैसे आपको कहा है कि ये बहुत अच्छी बुक है, ये आपके तमाम मसाइल हल कर देगी। अगर सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बुक आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर करेगी, ये आपको कंप्लीट डिटेल्ड टेंसेस विद एक्सरसाइजेस. It is going to let you get introduced to your part of speech in detail with all the relevant exercises. It is going to let you get familiar with punctuation, with direct, indirect, active and passive voice and some other things, valuable things. तो अगर ये लेते हैं बहुत अच्छी है। मैं पहले कह चुका हूं कि करीमदाद चुगताई साहब की या बाकी सब बुक्स भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो जी मसरूर मानूर, you need to get All About Competitive English. वो एक बुक ऐसी है जो आपके पूरे 100 मार्क्स के पेपर को कवर करेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें, वो पर्पस बिल्ड बुक है, वो सीएसएस के लिए बनी हुई है। ये बाकी ग्रामर्स हैं, इनमें सीएसएस के सारे कंटेंट नहीं है। एक और बड़ी अच्छी बुक जो है उसका नाम है एडवांस्ड प्रेसी एंड कंपोजिशन, ये वाली भी बहुत अच्छी बुक है, ये एडवांस पब्लिशर्स हैं, इनकी छपी हुई है। ये भी आपके पूरे 100 मार्क्स के पेपर को कवर करेगी। ऑल अबाउट कंपेटिटिव इंग्लिश और एडवांस प्रेसी एंड कंपोजिशन में फर्क ये है कि ये एक्सटेंसिव बुक है, इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा है। गॉट द आइडिया? प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ये दूसरी चीजें बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों में से कोई सी भी आप ले सकते हैं। ये बुक्स हैं जिनमें से दोनों में से एक मैंडेटरी है, कोई सी भी ले लें, इसको देख लें। ये आपके पूरे 100 मार्क्स के कंटेंट्स को कवर करेगी सीएसएस के, जबकि ये बाकी ग्रामर जो मैंने पहले दिन भी बताई, अभी भी बता रहा हूं, ये आपके पूरे 100 मार्क्स के कंटेंट्स को कवर नहीं करेंगी, ठीक है। ये कंटेंट्स को कवर नहीं करेंगी, ये आपको ग्रामर के कंटेंट्स के बारे में अवेयरनेस देगी। अहमद शाह ऑल अबाउट कंपेटिटिव इंग्लिश के ऑथर हैं मुजफ्फर बुखारी साहब, मुजफ्फर बुखारी, ये हमारे यहाँ की प्रिंटेड बुक है, आप यहां से मंगवा सकते हैं, मुजफ्फर बुखारी साहब। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक वेबसाइट एक तो बता रहा हूं जिनको आपने कंसल्ट करना है। एक आपकी साइट है, उसका नाम है majortests.com. It is one of the best sites for your vocabulary. Got the idea? इसमें different sets हैं. Each set comprises 10 words with their antonyms and synonyms, etc. You would love to go through this site for your vocabulary building. Got the idea? It is majortests.com. इसी तरह एक साइट है, उसका नाम है English Daily 626. इसमें भी आपको बड़ा कुछ मिलेगा सीएसएस से रिलेटेड। गॉट द आइडिया? बिसाइड्स दैट, आपने जो वोकैबुलरी प्रिपेयर करनी है उसके लिए एक तो मैंने बताया कि ये बहुत अच्छी साइट है majortest.com। उसके अलावा जो आपके प्रेपरेटरी टेस्ट होते हैं ना, जैसे जीआरई है और इसी तरह गैट,
इन टेस्ट की वोकैबुलरी कंसल्ट करनी है आपने, ये आपका वोकैबुलरी का मसला हल कर देगी, ठीक है। सर आई हैव एन इश्यू, आई यूज डिडंट अलाउड, इट्स रॉन्ग बट नॉट एबल टू करेक्ट इट, आई डू सच मिस्टेक्स। यस उस्मान, इनएडवर्टेंटली ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ऑलवेज डू रिमेंबर व्हेनेवर यू यूज डिड यू नीड टू यूज फर्स्ट फॉर्म विद दैट, ओके। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। जो मैंने आपको एक बुक बताई थी ना, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, उसकी मैंने आपको एक एक्सरसाइज बुक 1 बताई थी। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज बुक 1, गॉट द आइडिया। वो जो बुक थी बेसिकली वो ई बुक है, मुफ्त में आपको गूगल करेंगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस बुक से आप उस्मान इन एक्सरसाइजेस को कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसमें रूल्स नहीं है, एक्सरसाइजेस हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, सॉल्व द एक्सरसाइजेस। At the end of that book, there is a key. You don't need any teacher to let your work get checked. Refer to the key and you will get to know whether you're correct or not. Clear? Okay? आगे चल रहे हैं जी, करें जी थोड़ा सा ये इनको सेंड कर दीजिए। हाँ फहद, ये वाला पेज इसकी पिक्चर सेंड कर, हम आगे चल रहे हैं। फरखंदा ऑल अबाउट, ये वाली इसकी पिक्चर सेट करना, ये भी करना। फरखंदा ऑल अबाउट कंपैटिटिव इंग्लिश, आई रिपीट वंस मोर, ऑल अबाउट कंपैटिटिव इंग्लिश और दिस बुक एडवांस्ड प्रेसियन कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया ये एडवांस पब्लिशर्स की है। इन दोनों बुक्स में से आप कोई सी एक बुक जरूर लेंगे, दैट इज मेंट फॉर योर CSS। ये पर्पस बिल्ड बुक है जो आपके 100 मार्क्स के पूरे पेपर को कवर करेंगी। माइंड यू वन थिंग, ऑल अबाउट कंपैटिटिव इंग्लिश यहाँ की छपी हुई बुक है, वो आपको यहां से मिल सकती है। और कोई भी बुक जो WTI की नहीं छपी हुई वो यहां से नहीं मिलेगी। जैसे ये बुक, ये मेरा पॉइंटर है इधर, एडवांस प्रेसियन कंपोजिशन, इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय एडवांस पब्लिशर्स। इट विल नॉट बी अवेलेबल हियर but can be had from any other leading bookstall of your area. Got the idea? कहीं से भी आपको मिल जाएगी, ओके जी। मैंने बता दिया है सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, सारा वो भी बहुत अच्छी हैं। मेरी बात आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं। एक ये बुक एडवांस प्रेसियन कंपोजिशन, एक जो मैंने उस दिन लिखाई ऑल अबाउट कंपैटिटिव इंग्लिश, इन दोनों में से कोई सी एक जो आपको अच्छी लगे वो आपको लेनी ही लेनी है। ये आपकी CSS के लिए पर्पस बिल्ड बुक्स है। बाकी जितनी आप नाम ले रहे हैं, रेनन मार्टन, करीमदाद चुगताई, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, टू द पॉइंट, ये वाली जो है फंक्शनल इंग्लिश एंड दिस एंड दैट, ये आपकी जनरल इंग्लिश के इंप्रूवमेंट के लिए है। ये आपकी मैंडेटरी बुक्स हरगिज नहीं है, ये आपके लिए लाजमी नहीं है लेनी। अगर आपके घर में कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की या FA FSC लेवल की कोई ग्रामर मौजूद है तो वो आपका पर्पस सर्व करेगी। लेकिन अगर बाजार से लेनी ही लेनी है तो फिर मैंने आपको बताया कि ये फंक्शनल इंग्लिश इज द बेस्ट ऑफ ऑल जो आपके सारे काम करेगी, ठीक है जी। सारा इमरान, डिड के साथ दुनिया में कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर आपने लगाई तो अंग्रेजों की रूह तड़प जाएगी, कब्रों से निकल के ना वो हमारा गला दबोचने के लिए आएंगे। गॉट द आइडिया? डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। स्टार्ट कर रहा हूं जी। फहद साफ कीजिएगा बेटा जल्दी से। ऊपर की हेडिंग रहने देना, ये वाली, बाकी सब मिटा दो। आपको इसकी पिक्चर भी सेंड कर दी गई है बोर्ड की, उसके बाद इनको ये सेंड कर दो। कर दी, ठीक है जी। How to attempt Presi in the exam, that is what is going to be today's main concern. For that purpose, first of all, we shall be taking first reading. हम अपनी टेक्स्ट की पहली रीडिंग लेंगे। इसमें हमें 3 काम करने हैं, ठीक है। नंबर 1, get at the gist.
आपने just assume करना है the central idea of the text, the unified idea of the text. It just means that what the whole of the text is all about. ठीक है, ये सारी टेक्स्ट जो है जो आपको पेपर में पैसेज आएगा, इसका एक ऑर्गेनिक आइडिया क्या है, यूनिफाइड आइडिया क्या है, व्हाट द होल ऑफ द टेक्स्ट इज ऑल अबाउट, ये किस चीज के बारे में, वो होता है आपका जिस्ट. सबसे पहले आपने अपने जिस्ट को अंडरस्टैंड करना है. गॉट द आइडिया? उसके बाद नंबर 2, अंडरलाइन the important points. आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. पहली रीडिंग में जितने भी पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने उनको कर लें. ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके प्रेसी ड्राफ्ट का हिस्सा होंगे. ठीक है, जो आपने प्रेसी लिखनी है, you're going to extract out all the important points that ought to be a part of your own draft. That is what you are supposed to underline them. ठीक है. Number 3, underline the difficult words. आपने difficult words को underline करना होगा. I'm talking about which may hamper overall comprehensibility, your ability to understand the text properly. क्योंकि हर प्रेसी में deliberately, advertently, some deliberately across, which may be difficult, which may put you into any kind of confusion. तो होते हैं 4, 5, 6 ऐसे words, आपने उनको अंडरस्टैंड करना है जिनके आपको मीनिंग नहीं आते. ठीक हो गया. आपने ये 3 काम करने हैं फर्स्ट रीडिंग. यहां मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि प्रेसीज जो होती हैं कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी आती हैं. पहली रीडिंग जो होती है उसमें आपको आपकी टेक्स्ट जो है इट सीम्स टू बी ऑल ग्रीक टू यू. ऐसे लगता है कि सारी सर से गुजर गई है, आपको कुछ समझ नहीं आती है. इसलिए यू नीड टू गिव couple of readings. That is mandatory, but sometimes you will have to go for tertiary reading as well. आपको तीसरी रीडिंग भी देनी होगी. ठीक है जी. खटक साहब यही तो प्रैक्टिस करने लगे हैं, फिक्र ना करें, मैं बताता हूं कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं. ठीक है. उसके बाद हम लेंगे सेकंड रीडिंग. सेकंड रीडिंग में हमने अपने 5 काम करने होंगे. Number 1, consolidate the gist. आपने gist को consolidate करना है, पक्का करना है. What does it mean? It means that the overall impression of the organic or the unified idea that you took from your first reading, sometimes the second reading renders more clarity and broadens your vision, and you get confused and you believe that the gist which I extracted from my first reading is wrong. दूसरी रीडिंग आपके मेंटल होराइजन्स को और ज्यादा वाइडन करती है, तो आपको फील होता है कि नहीं, इस पूरे पैसेज का जिस्ट ये नहीं है बल्कि फ्लैट जिस्ट है. तो सेकंड रीडिंग में जाके आपको एक बेहतर जिस्ट का अंदाजा होता है कि इस टेक्स्ट का जिस्ट क्या है. इसलिए आपने दूसरी रीडिंग में उसे कंसोलिडेट करना होता है, पक्का करना होता है कि इसका ये जिस्ट है. नंबर 2, अंडरलाइन द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जो आपके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रह गए, अब आपने उनको अंडरलाइन करना है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. Got the idea? Number 3, infer of words. अब जो पैसेज में आपने डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया, आपने उनके मीनिंग को इन्फर करना है. इंग्लिश में ये एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं इन्फेरेंस.
इट्स वर्ब इज टू इन्फर, जिसका उर्दू में मतलब होता है अखज करना, ठीक है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू डिड्यूस फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है जी। रीडिंग ऑफ द सेम पैसेज फॉर द सेकंड टाइम फरखंदा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पैसेज, second reading of the same passage for the second time. You are quite right फरखंदा। अखज करना, इसको कहते हैं inference. How do we try to infer the meaning of difficult words? This technique helps us. For example, if you come across any difficult word which is unfamiliar to you and you keep on riveting your attention upon that, you will reach nowhere. But if you will see and concentrate that how that word has been contextually used in that complete sentence, you may reach at any plausible meaning for that. Got the idea? कि लफ्ज पूरे फिक्रे में, कभी कभी पिछला अगला फिक्रा भी साथ में लाना पड़ता है उसको समझने के लिए, लेकिन कॉन्टेक्चुअली हमें इस टेक्निक के साथ 85% वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है skimmish. Skimmish, a little unusual word. Some of you may know about that, rest of the people may not. अब for example मैं इस word को use कर रहा हूं एक context में, try to guess at the meaning. particularly मैं उनसे मुखातब हूं जिनको इसका मतलब नहीं आता। मेरे फिक्रे सुनने के बाद आपने लिखना है कि इसका मतलब ये है। for example मैं कहता हूं कि in a country like Pakistan, the first 2 years after the marriage of a newly married couple are always very critical because there are skirmishes between husband and wife over minor reasons. No, if you have understood this word from the context, give me the meaning of this word. Group chat mein meaning likhiye. Yes, small fights, conflicts, arguments, differences, troubles, conflicts. Yes, exactly. All right. Well guessed, well guessed, well guessed. Fights. बिल्कुल ठीक है जी। स्क्वेबल्स, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इसका मतलब होता है तू मैं, छोटे छोटे झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, कई मानों में यूज होता है। वेल गेस्ड, आप सही आए हैं। एक और वर्ड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्ट्यू, ठीक है, स्ट्यू, STEW। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी एक नया वर्ड हो, लिखना नहीं है अभी इसका मीनिंग आपने, मैं इसको भी यूज कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट में, और मुझे बाद में बताना है कि इसका मतलब क्या है। मैं कहता हूं लास्ट नाइट आई वेंट टू अ चाइनीज रेस्टोरेंट फॉर माय डिनर, व्हेन द waiter placed my order and I was about to start my dinner, God knows a fly came from somewhere and fell into my stew. A fly came from somewhere and fell into my stew. Any idea? Food, curry, salan, bite, dinner, shorba, gravy, soup. Well done, well done. Well, बेसिकली स्ट्यू कहते हैं, सालन तो होता है लेकिन स्ट्यू कहते हैं किसी ग्रेवी वाले सालन को, ग्रेवी, ब्रॉथ। सूप सबसे प्रॉपर वर्ड होता है सूप, ठीक है। अब शोरबा अगर थिक है तो वो भी स्ट्यू ही है, अगर लंबा शोरबा है कि जो 10 रोटियां लगाने से भी खत्म नहीं होता और बाद में बाजू में ड्रिप लगानी पड़ती है, तो वो स्ट्यू नहीं होता, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्यू का मतलब है करी, ग्रेवी, ब्रॉथ, सूप। गॉट द आइडिया? वेल गेस्ड। इस तरीके से we can infer the meaning of difficult words from the context. Got the idea? अगर for example 8 difficult words हैं एक टेक्स्ट में, तो इसके जरिए आप कम से कम 5 के मीनिंग जरूर ही जान जाएंगे, ठीक हो गया। इस टेक्निक को आपने अप्लाई करना है अपने तमाम सब्जेक्ट्स की रीडिंग करते हुए, बार बार डिक्शनरी नहीं खोलनी, डिक्शनरी खोलना काफी टायरसम होता है, तो अपनी एक विजन डेवलप करनी है कि हम कॉन्टेक्चुअली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर टू यू नाउ? Next, stew, basically it may be a utensil, but I haven't heard Muhammad Ahmad it is a utensil. It is not a utensil, I feel, but maybe I don't know about that. Okay? Okay? Well, next. उसके बाद आपने क्या करना है? Count the words. अब ये वो स्टेज है जहां आपने अपने वर्ड्स का काउंट लेना है।
अपना वर्ड काउंट लीजिए, एक्चुअल वर्ड्स कितने हैं उस टेक्स्ट के, एंड देन मेक रफ टाइटल। अब आप उसका एक रफ सा टाइटल बनाइए। ये वो स्टेज है जहां पे आप एक से ज्यादा टाइटल भी बना सकते हैं, काफी सारे टाइटल्स बना सकते हैं। गॉट द आइडिया? अब ये 2 रीडिंग्स में आपने ये काम करने हैं। कभी कभी कुछ टेक्स्ट पैसेजेस ऐसे होते हैं, हमने करने भी हैं क्लास में वो टेक्स्ट पैसेजेस, वो इतने डिफिकल्ट हैं कि सर घूम जाता है और आपको उनके लिए कभी कभी तीसरी रीडिंग भी लेनी पड़ती है, थर्ड रीडिंग भी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब हम, ये तो था हमारा पढ़ने का अमल कि हमने अपना टेक्स्ट पैसेज पढ़ा। अब हम आ रहे हैं ड्राफ्टिंग की तरफ कि ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। फहद, बोर्ड की पिक्चर सेंड करना और बोर्ड साफ करना, और मीनवाइल ये उसामा बाबर को जरा उतनी देर पहले ऑन कर देना। उसामा बाबर बैठे हैं तो अनम्यूट करना जी। उसामा बाबर, उसामा, कैन यू हियर मी? बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। आप हमारे ओल्ड स्टूडेंट है, आप पहले मौजूद थे यहां पे? उसामा बाबर बंद कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, फर्स्ट पिक्चर भी नहीं गई जी उनको, वो कह रहे हैं पिक्चर्स भेजे उनको। ठीक है, ये साफ कर दें उतनी देर में। आ रही हैं पिक्चर्स, डोंट वरी, आती हैं। अहमद शाह, ये पिक्चर्स पहले एडमिन को जाती हैं, फिर वो सेंड करते हैं आपको। ठीक है, आ जाती हैं थोड़ी देर में आप तक पिक्चर्स, आ जाती हैं। सुबह वाले का मुझे नहीं पता लेक्चर का, लेकिन इस लेक्चर्स की पिक्चर्स को मैं इंश्योर करवा रहा हूं, आपको मिलेंगी। उसामा बाबर, इफ यू कैन हियर मी, आर यू आर ओल्ड स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल में अनलकीली आपने ज्वाइन किया था जब कोरोना आ गया। एम आई राइट उसामा और नॉट? योर फेस सीम टू बी फेमिलियर। हो गया। अब आ रहे हैं जी ड्राफ्टिंग की तरफ। ड्राफ्टिंग, अब हमने प्रेसी को ड्राफ्ट करना है। हम क्या करेंगे? रफ ड्राफ्ट। सबसे पहले अपना एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे। फॉर दैट पर्पस यू विल गो टू द you like. Got the idea? जितने भी ये पेजेस आप चाहेंगे आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपने ऊपर हेडिंग देनी है रफ वर्क, एंड राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर टास्क डोंट फॉरगेट टू क्रॉस दैट पेज वर्टिकली। आपने उसको वर्टिकली क्रॉस भी करना है। ठीक है, ये आदत बना लीजिए कि अपने हर पेपर में, whether it is international relations, it is Pakistan affairs, it is Islamic studies, it is current affairs, आप एंड पे अपना रफ वर्क किया करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को क्रोनोलॉजिकली मैनिपुलेट किया करें। ठीक है, उसकी एक आउटलाइन बनाया करें, फिर आपका पेन नहीं रुकता और आपको सोचना नहीं पड़ता कि व्हाट नेक्स्ट। तो ये एक आदत अच्छी होती है। तो आपने आखिरी सफे पे चले जाना है, एंड यू नीड टू मेक योर रफ ड्राफ्ट। सर, जब 1 में 2 to 3 वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, देन क्या करें? 1 में क्या मतलब? 1 लाइन में, तब भी यही टेक्निक यूज करनी है आपने सायरा, तब भी यही टेक्निक यूज करेंगे। बिल्कुल पता लग जाता है काफी सारे वर्ड्स का। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सारा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, वेल, अब रफ ड्राफ्ट में आपने क्या करना है? यू नीड टू डू सर्टेन टास्क्स। नंबर 1, jot down the points effectively. आपने जितने पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे, अब उनको आपने इफेक्टिवली जॉट डाउन करना है। देन एंश्योर इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस। अब आपने अपने ड्राफ्ट की इंटीग्रेशन और कोहेरेंस को एंश्योर करना है।
इन दोनों चीजों से क्या मुराद है? इंटीग्रेशन मीन्स how you connect different points together. Connection, logical connection of different points in an organized manner. What does it mean? It does mean that every new point that you're going to put in, it must have its interdependence upon the previous point as well as the forthcoming point. Okay? It must have its interdependence upon the preceding point as well as the following point. कोई एक ब्रिक लाइक सैंडविचिंग होनी चाहिए. याद रखिए, एक अच्छा प्रेसी ड्राफ्ट वो होता है कि अगर उसमें से फॉर एग्जांपल डिलिबरेटली मैं एक पॉइंट निकाल लूं तो उस ड्राफ्ट को समझ नहीं आना चाहिए, उसका बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए. वो एक अच्छा ड्राफ्ट होता है. इसका मतलब है कि जो पॉइंट मैंने निकाला, that was but necessitated to be placed at that particular place. Got the idea? और अगर किसी ड्राफ्ट से हम एक पूरा पॉइंट निकाल लें और ड्राफ्ट की फिर भी समझ आती रहे तो वो एक अच्छा ड्राफ्ट नहीं होता. इट मींस कि वो जो पॉइंट हमने निकाला है, that was not inevitable for the text. It was not going to be native there through a cause and effect relationship. So this is known as proper integration. Step by step progressive order of the points, step by step progressive order of the points. जो कोहेरेंस होती है जी, मैं सिंपलर वर्ड में समझा देता हूं, मैं उर्दू में समझा देता हूं शहरयार. मैंने डिफिकल्ट वर्ड नहीं यूज किए, मैं रिपीट भी करता हूं अपने वर्ड्स को. इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है पॉइंट्स का आपस में रब्त, आपस में राब्ता, कि जो भी नया पॉइंट आप देते हैं वो पिछले पॉइंट के साथ भी लिंकअप हो और आने वाले पॉइंट के साथ भी लिंकअप हो. वो एक अच्छी इंटीग्रेशन फॉर्म करता है, राब्ता फॉर्म करता है. कोई भी पॉइंट अगर किसी प्रेसी में से हम निकाल लें शहरयार और प्रेसी फिर भी समझ आए तो वो एक कमजोर प्रेसी ड्राफ्ट होता है. और अगर हम कोई पॉइंट निकाल लें और प्रेसी आगे समझ ना आए, बीच में एक गैप आ जाए, बफर जोन आ जाए, आपको खुद लगे कि यहां से कुछ कम है या निकाल लिया गया है, तो वो एक अच्छा प्रेसी ड्राफ्ट होता है. गॉट द आइडिया? सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन. अब कोहेरेंस क्या होती है? कोहेरेंस इज द रिदम ऑफ द टेक्स्ट, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द टेक्स्ट, द वे यू जॉट डाउन योर पॉइंट्स. It must give us an impression that you are constituting a paragraph, not the single sentences. कि ओवरऑल एक पैराग्राफ का इंप्रेशन आना चाहिए, सिंगल सेंटेंसेस का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए. जी जी नवान, यही प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड स्टेप्स. वेल, तो कोहेरेंस का मतलब है एक रिदम, एक कॉन्टिन्यूटी which can be had through effective, appropriate and adequate language. Sometimes, not always, we need to make use of connectors as well. ठीक है, वो भी रिदम दे देते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं होते. जैसे मैं कहूं, मैं इसलिए कल वहां नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. अब इसलिए और क्योंकि ये कनेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे दो सेंटेंसेस को आपस में मिला के एक रिदम दिया है. लेकिन कनेक्टर्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, इनके बगैर भी रिदम इंश्योर हो जाता है. आपकी वर्ड प्लेसमेंट पे मैटर करता है, आप कैसे अपने वर्ड्स को प्लेस करते हैं. सो ये होती है कोहेरेंस. गॉट द आइडिया? नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर appropriate language and correct grammar. आपकी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, कंड्यूसिव, मैच्योर, और आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए. If you commit some kind of tense mistake, the way some of the students exhibit their apprehension that they do use
द वर्ड्स, वर्ड काउंट लीजिए, ज्यादा है तो सब्ट्रैक्शन कीजिए, कम है तो एडिशन कीजिए, ठीक है। डिवाइस अ फॉर्मल टाइटल। अब आप थोड़ा सा अपनी फॉर्मेलिटी ऑफ टाइटल पे आ जाएंगे। ये आपका रफ ड्राफ्ट है। उसके बाद आपने देना है अपना नीट ड्राफ्ट। ठीक हो गया। नीट ड्राफ्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, some of you who feel that they are not quite good at grammar and use of language, they may go for another rough draft for them. आप एक से ज्यादा रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं और आपको बनाना चाहिए। एटलीस्ट यू मस्ट गो फॉर कपल ऑफ रफ ड्राफ्ट्स, ठीक है। महक, ऑनलाइन क्लासेस में बड़ा प्रॉब्लम है, आप बीच में कोई और काम करना शुरू कर देते हैं, इनअटेंटिव हो जाते हैं। मैं डिटेल में बता चुका हूं कि रफ ड्राफ्ट के लिए आपने अपने लास्ट पेजेस पे जाना है अपनी आंसर शीट में। मैं जवाब देता हूं शहरयार, आपका एंड पे दूंगा इस सवाल का। आपने अपनी आंसर शीट के एंड पे जाना है महक, और आप जितने चाहें पेजेस यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ यह है कि आपने ऊपर लिखना है रफ ड्राफ्ट, और जब आप अपना रफ काम कर लें तो उस पेज को आपने वर्टिकली क्रॉस कर देना है। गॉट द आइडिया? दिस इज हाउ यू डू गो फॉर योर रफ वर्क। वेल, अब नीट ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, आपने ऑलमोस्ट इन्हीं पॉइंट्स को कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट द अबव पॉइंट्स, यानी एक बार फिर आपने देखना है कि क्या आपने इफेक्टिवली पॉइंट्स को जॉट डाउन किया। अब आपकी 100% प्रेसिस में से 80% ऐसी प्रेसी टेक्स्ट होती हैं जहां आपको पॉइंट प्रोग्रेशन का वही ऑर्डर, वही सीक्वेंस फॉलो करना होता है जो कि टेक्स्ट में है। 20% ऐसे टेक्स्ट पैसेजेस होते हैं जिसमें आप अपने पॉइंट प्रोग्रेसिव ऑर्डर को शफल कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। वो कौन सी टेक्स्ट होती हैं? जो एनालिटिकल या क्रिटिकल किस्म के टेक्स्ट पैसेजेस होते हैं, उनमें ये मार्जिन मौजूद है। जो आपके नैरेटिव या डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पैसेजेस होते हैं, उनमें आप उसी पॉइंट प्रोग्रेसिव ऑर्डर को फॉलो करते हैं जो टेक्स्ट का है। शुरू में जब हम प्रेसिस करेंगे, तो अगर कोई ऐसी प्रेसी आएगी भी जिसमें आप अपने पॉइंट ऑर्डर को शफल कर सकते हैं, तो तब भी आपने नहीं करना। डोंट टेक रिस्क राइट एट द आउटसेट। गॉट द आइडिया? इट इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। सो इसी तरह उसके बाद आपने इंटीग्रेशन और कोहेरेंस इंश्योर करनी है, अप्रोप्रिएसी ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर को इंश्योर करना है, वर्ड काउंट को फिर इंश्योर कीजिए कि सब्ट्रैक्शन या वो जो है एडिशन कितनी देनी है कि आप अपनी वर्ड लेंथ तक पहुंच जाएं, ठीक है। उसके बाद अपने टाइटल को और ज्यादा पक्का कर लीजिए। गॉट द आइडिया? तो इन पॉइंट्स को आप कंसोलिडेट करने के बाद आप अपना नीट ड्राफ्ट, दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप अपने रफ पेज पे ही लिख लें, दूसरा तरीका ये है कि आप उसे नीट पेज पे डायरेक्टली कॉपी कर लें अगर आपको अपनी लैंग्वेज पे कॉन्फिडेंस है तो। सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर द प्रेसी। पहले मैं दो क्वेश्चंस ले लूं, फिर मैं आपका आंसर करता हूं। सो दिस इज अ प्रीटी रिडंडेंट क्वेश्चन, बट इज देयर अ प्रिफर्ड tense when attempting the precision in exam? Mohammad Amir, there is no preferred tense, no preferred tense, ठीक है। बिकॉज कॉमन सेंस डिमांड्स कि अगर कोई सीपैक के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में या कश्मीर के फ्यूचर के बारे में कोई टेक्स्ट पैसेज देता है, तो मैं कैसे उसको पास्ट टेंस में लिख दूंगा? मुझे फ्यूचर ही यूज करना है ना। तो यूज द टेंस ऑफ द टेक्स्ट। अगर प्रेजेंट टेंस में है प्रेजेंट में करें, फ्यूचर में है फ्यूचर में करें, पास्ट में है पास्ट में करें। काइंडली रिपीट दिस पॉइंट। जी कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, दोबारा बता दीजिए सोबिया। अब जो ऊपर पूछा गया कि कितना टाइम देना है, सुनिए जी शहरियार, प्रेसी जो होती है आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में, आपने इसको 40 मिनट से लेके 55 मिनट के दरमियान टाइम एलोकेट करना है। आपको शायद अभी लग रहा है कि ये सारा प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होगा, 2 रीडिंग्स, 2 ड्राफ्ट, एक रफ और एक नीट। बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पेपर तक इंशाल्लाह आधे घंटे में प्रेसी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करनी नहीं है, पूरा टाइम देना है प्रेसी को। मत बाहर आके एग्जामिनेशन हॉल से ये बूस्ट करें दूसरों को, प्रेसी बड़ी इजी थी, मैं अद्धे घंटे की फड़का है। अल्लाह दी कसम प्रेसी ने तानू भड़का देना है, ठीक है। पूरा टाइम आपने एलोकेट करना है, ये हो जाएगा। जी सोबिया में कौन सा पॉइंट
रिपीट करूं सोबिया नवाज, आप काइंडली गाइड कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे बताइएगा कौन सा पॉइंट आप कह रहे हैं। सोबिया नवाज, आई एम टॉकिंग टू यू, टेल मी अबाउट व्हाट पॉइंट यू डू वांट मी टू रिपीट। नो आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेसिंग। अब आपने यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम अब प्रेसी को क्लास में स्टार्ट करने लगे। जी रिस्पेक्टेड सर, डिवाइस दिस द नीट ड्राफ्ट। जी कंसोलिडेट द नीट ड्राफ्ट। कंसोलिडेशन ऑफ नीट ड्राफ्ट का मतलब है कि ये जो मैंने रफ ड्राफ्ट में पॉइंट्स दिए हैं, आपने एक बार फिर इन पे कॉन्सेंट्रेट कर लेना है। सोबिया चेक कर लेना है कि आपकी इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ पॉइंट्स है, कोहेरेंस है आपकी प्रेसी में, लैंग्वेज आपने ठीक यूज की है, ग्रामर आपने ठीक यूज की है, क्या वर्ड काउंट आपका तकरीबन ठीक है जो मैंने बताया। फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 वर्ड्स का ड्राफ्ट चाहिए तो बेहतर है कि आप 90, 95, 98 तक रहें, 100 के बैरियर को क्रॉस मत करें, दैट डजंट गिव गुड इंप्रेशन सोबिया। ठीक है, तो ये देने के बाद आपने अपना टाइटल, जिसके लिए आपने एक लाइन छोड़ी हुई थी, अब आप अपना टाइटल दे सकते हैं। डज हैंड राइटिंग मैटर? माई राइटिंग इज वेरी पुअर, इज ऑलमोस्ट नॉट लेजिबल, इलेजिबल। अहमद शाह साहब, ये राइटिंग बहुत मैटर करती है, आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। इलेजिबिलिटी ऑफ लैंग्वेज डज नॉट लेट यू स्टैंड एनीवेयर। गॉट द आइडिया? एग्जामिनर इतना रहमदिल नहीं होता कि उसे नहीं समझ आ रही तो वो बार बार आपका फिक्रा पड़े, वो मारता है आपके ड्राफ्ट को। ठीक है, वो जैसे एक लतीफा भी है ना कि गांव में एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखे को कहा कि यार मुझे एक लेटर लिख दो, मैंने अपने भाई को शहर में पोस्ट करना है। तो वो कहने लगा सॉरी यार मैं नहीं लिख सकता, मेरे पाँव में मोच आई हुई। वो कहने लगा पाँव से लेटर लिखने का क्या तलक? कहता तलक है, मेरी हैंड राइटिंग ऐसी है कि जब मैं लिखता हूँ और जहां ये लेटर जाता है वहां उनसे पढ़ा नहीं जाता। फिर वो कहते हैं कि उसी बंदे को बुलाओ जिसने लिखा है। अब मुझे जाना पड़ेगा तो मैं खुद ही बताओ, मुझे मोच आई हुई, मैं कैसे जाऊं? तो यकीनन हमने हाथ से लिखना है, पाँव से नहीं। लेजिबिलिटी मैटर्स, इसको आपने इंश्योर करना है। जी, डज वर्ड्स ऑफ टाइटल काउंट इन द टोटल वर्ड काउंट? नॉट एट ऑल सोबिया। सोबिया शायद आप कल थे नहीं, कल मैंने वाज़े तौर पे ये चीजें बताई थी कि आपका टाइटल का वर्ड काउंट जो है वो शामिल नहीं होता, दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टेक्स्ट। गॉट द आइडिया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सोबिया नहीं, सॉरी, अहमद 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 जी, ये शामिल नहीं होता। सर बात की समझ नहीं आई, आप स्टार्ट में बताएं, ऐसा वर्ड निकाल दें अंदर से जिससे प्रेसी इजीली समझ ना आए। सर इस बात की समझ नहीं आई, आप स्टार्ट में बताएं, ऐसा वर्ड निकाल दें अंदर से जिससे प्रेसी इजीली समझ ना आए। जी सारा इमरान, आप ऐसा वर्ड निकाल भी सकते हैं। देखिए उसका एक तरीका होता है, हर पैसेज में कोई 5 से 7 डिफिकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं मैक्सिमम। जब आप इन्फरेंस की टेक्निक अप्लाई करते हैं तो 4-5 वर्ड्स को वैसे ही आप गेस कर लेते हैं। उसके बाद अगर 2-3 ऐसे वर्ड सारा इमरान हो जिनकी आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, इन्फर करके भी समझ नहीं आ रही, तो उन वर्ड्स पे गौर कीजिए कि क्या वो आपके ड्राफ्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर रहे हैं, उसमें रुकावट का बायस बन रहे हैं। अगर नहीं तो फील फ्री टू से गुड बाय टू दोस वर्ड्स, डिवोर्स दोस वर्ड्स, उनको निकाल ही दें टेक्स्ट में से, कोई हर्ज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा। या सिनोनिमसली उनको कोई सिंपल वर्ड्स दे दें, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है जी भाई साहब, लिखे मूसा पढ़े खुदा, बिल्कुल ठीक है, ये वर्ड होता है मूसा जो आपने अलग-अलग लिखा, पढ़े खुद आ, ये एग्जैक्ट इडियम है जो आपने लिखा है उस्मान, एग्जैक्ट प्रोवर्ब है, हमारे यहां से गलत पढ़ा जाता है। लिखे मूसा पढ़े खुदा, यह है लिखे मूसा, मुंह कहते बाल जैसा बरीक, लिखे मूसा पढ़े खुद आ, बिल्कुल ठीक है जी, वही मैंने लतीफा सुनाया आपको। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। 40 से 55 मिनट के दरमियान आपने प्रेसी करनी है और इंशाल्लाह आपकी प्रेसी हो जाएगी। अब आपको एक प्रेसी का टेक्स्ट पैसेज सेंड किया गया है, एक्नॉलेज कीजिए, हैव यू गॉट दैट टेक्स्ट पैसेज?
एक टेक्स्ट मैसेज आपको सेंड किया गया है, and that is the first line. It is example 6. The first line is perhaps the best way to understand what is meant by zest will be to consider the different ways. Have you got? Everybody has got that text message? जी अहमद अली प्रेसी, आप चाहे स्टार्ट में लिखें चाहे एंड पे लिखें, पढ़नी उसने सबसे पहले प्रेसी ही है, पढ़नी सबसे पहले प्रेसी है। खटक साहब मेरे ख्याल में ये एसएमएस जो आपका है वो व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज होगा, उसको चेक कीजिए, उसमें ये टेक्स्ट मैसेज आया होगा। सबको मिल गया है? सुनिए, नाउ यू आर गोइंग टू टेक ओनली 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट में आपने इसकी साइलेंट रीडिंग करनी है, और उसके बाद मैं इस प्रेसी को स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बताया सारा कुछ, मैं आपको क्लास में करके देने लगा हूं। ठीक है? जाजेब सबको आ गया है बेटा? बाकी लोगों ने एक्नॉलेज किया है? आप अपने ग्रुप मैसेजेस में देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज में देखिए, उसमें आ गया होगा। जाहिर है बाकियों को मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए, ग्रुप में सेंड किया गया है। फहद, ये आपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है ना? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करें, देखिए खटक साहब को मिल गया जी, जहां से मिल गया। गो थ्रू दिस पैसेज। यार इसकी पिक्चर सेंड करें बोर्ड की, फहद पिक्चर सेंड करके बोर्ड साफ कर दें। मिटा दो। म्यूट करना। Take couple of more minutes, purposefully meaningful reading लीजिए इस टेक्स्ट पैसेज की।
Amasha, you just need to read this passage only. Follow my instructions. आपको मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए कहा है, 4 मिनट में इस पैसेज को पढ़िए, 4-5 मिनट में. Done. Okay. How about other students? Acknowledge if you have gone through. Done. Done. There is a difference between gist and title, but they coincidentally may be the same. इत्तफाकन आपका gist और title एक भी हो सकते हैं. आपने मुझे gist देना है कि what this whole of the text is all about. ठीक है? दीजिए अपना gist. Food zest of man at the table. People are different at food tables and people. नीचे करना फाद थोड़ा सा. नीचे करना पेज. हाँ, रोकना जरा. People take food for different purposes. Attitude towards life, different eating styles, eating habits. G. Well, different people have different attitudes towards life. Good. Shabash. Gina. Well, how man takes the meal, what is school of thought of food. It's all about people's different attitude towards their food, man's nature about the food, attitude towards life, enthusiasm surrounding food and its subjective attitude. Very good. Types of different people and their style. G, about the meaning of life, attitude to life, types of eaters, different views about food, different eating preferences. Different people have different attitudes. Different people have different attitude towards the same thing in life. A lesson about life taught through food. It's about people, different attitude towards the food, right? Types of attitude towards blessings, all about food attitude, eating, behavior of people. Meaning of zest is determined by the nature of people towards life, right? Different people's perspective about life, eating habits, way of life, to be happy, where it takes. Almost काफी अच्छे हैं आपके gist. आप लोगों ने काफी बेहतर अंडरस्टैंड किया है. तो ओवरऑल जिस्ट इसका क्या है? Different people have different zest in life. This is the crux. This is the central organic idea. Got the idea? कुछ और भी आ गए हैं. Zest is determined by the nature of people towards life, all about food attitude, types of attitude towards blessings. Meaning of zest is determined by हो गया, eating habits, way of life, to happy, where it takes. Eating styles, a reflection of attitude in life. Zest can be determined from eating habits of man. Food just not being a basic necessity. Different people with different zest in life. Exactly, all right. Genovan, different people with different zest in life. जो मैंने लिखा है, different people have different zest in life. That's fine. ये आपका gist है. बिल्कुल ठीक है. इत्तेफाक से आप इसको टाइटल के तौर पे भी ले सकते हैं. ठीक है? टाइटल बनाना है अगर इसका, तो different people आप have कर दीजिए with different zest in life बना लें. ठीक है? Different people with different zest in life, जैसे कि नोमान इकबाल ने दिया है. बिल्कुल ठीक दिया नोमान. बेसिकली इसमें नो डाउट ही इज जस्ट गोइंग टू क्लासिफाई द eaters. ठीक है? But eventually he is taking us towards a broader end, because all the text is going to be used as a means, and that means is going to take us towards an eventual end. और वो क्या है? वो लास्ट 2 लाइनों में दिया हुआ है. Those who are sat down before the feast of life have similar attitude towards the good things it offers. Last line पढ़ी है Bertrand Russell की. तो coincidentally it is going to take us towards that side. अब मैं बताने लगा हूं कि फॉर एग्जांपल हमने इस टेक्स्ट पैसेज को पढ़ा और हमने इसके पॉइंट्स को अंडरलाइन किया. ठीक है? या अगर आप अब दूसरी रीडिंग देंगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी, आप अपने पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं. आप इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कीजिए जो आपके ड्राफ्ट का हिस्सा होने चाहिए. ठीक है?
आप लोग अपने पॉइंट अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है? अभी बोर्ड पे ना देखें। जी, बना लिया आपने? नहीं, पॉइंट सेंटेंसेस में लिखना जरूरी नहीं। बेसिकली देखिए, मैं आपको एक चीज वाज़ेह करूं, ये हम इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में आए। आपको अपने पेपर में पॉइंट्स अलहदा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा लेड पेंसिल के साथ, या उनकी कोई नोटेशन यूज कर ले। नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्जामिनर एतराज करते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को क्यों अंडरलाइन कर रहे हैं, तो आप उनकी नोटेशन दे दें। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 लिखना जरूरी नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हम अभी प्रैक्टिस सेशन में आए हैं, ठीक हो गया? अब देखिए, इसके बुनियादी तौर पे 4 से 5 पॉइंट बनते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए कि हमारी पहली प्रेसी है, मैंने इसको स्ट्रेच किया है अप टिल 7 पॉइंट्स। अलग पॉइंट्स मर्ज हो सकते हैं। अब आप बोर्ड की तरफ देखिए, ऑल ऑफ यू जस्ट लुक एट द बोर्ड, ठीक है? इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं हमने निकाले? डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे सिट डाउन फॉर अ मील। व्हेन दे सिट डाउन फॉर अ मील, अगर फ्रेम से बाहर हो रहा है, वैसे फ्रेम से बाहर नहीं हूं मैं, ये निशान लगा हुआ है, ये फ्रेम का ही निशान है, ठीक है? फ्रेम के अंदर कर दो यार, थोड़ा सा अंदर कर देना, हाँ यहां कर देना। चलें जी, आप फ्रेम के अंदर है, मैं पढ़ भी देता हूं दोबारा। Different people behave differently when they sit down for a meal. Point number 2. To the boards, meals are common occurrences and therefore uninteresting. Point number 3. The invalids eat only to keep up strength. Number 4. The gormandizers eat more than their capacity. Number 5. The epicures hope for dainty dishes. Number 6. Those who have sound appetite feel true zest in eating. Number 7. Similar is the attitude of the people towards life. हमारे ये important points हैं. Doesn't it imply that we have rewrite exact text in the points? No, not at all. Not at all. Khatak, it does not imply कि आपको point लिखने हैं. लिखने ही नहीं है. आप अपने क्वेश्चन पेपर पे सिंपली उनको अंडरलाइन कर लें या उनकी कोई नोटेशन लिख लें, या रफ वर्क में लिखना चाहते हैं तो लिख लें। वैसे ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने पेपर में पॉइंट लिखने नहीं है, उनको बस अंडरलाइन कर लें। लिखने हैं तो फ्रेजेस की शक्ल में लिखेंगे, सेंटेंसेस की शक्ल में नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम प्रैक्टिस सेशन में मैंने इसलिए लिखे हैं, आपने नहीं लिखने, आपने सिर्फ अंडरलाइन करने। क्लियर हो गया बेटा? इसकी पिक्चर सेंड करना, फहद, और बोर्ड साफ करना। अब मैं आ रहा हूं इसकी ड्राफ्टिंग की तरफ। हमने अपना जिस्ट डिटरमिन किया, हमने अपने पॉइंट्स निकाल लिए, ठीक है? इसमें अगर कोई एपिक्योर्स, गवर्नमेंटाइजर्स जैसे वर्ड्स हैं तो ये कॉन्टेक्चुअली अंडरस्टैंडेबल हैं, अंडरस्टैंड किए जा सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। मसलन कहते हैं द एपिक्योर्स ऑलवेज डिजायर फॉर डेंटियर डिशेस देन दोज प्रेजेंट। अब फिक्रा खुद हमें बता रहा है कि एपिक्योर्स कौन है फिर? जो एक से बढ़ के उम्दा डिशेस को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई और मजे की डिश आए, और मजे की डिश आए। गॉट द आइडिया? द ग्लटन्स ईट वोरेशियसली।
अब रेशलेसली का मतलब होता है इंतहाई ग्रीडीली, लालची। तो ग्लटन कौन है? पेटू, जो बहुत लालच से खाते हैं, वो दुनिया के हर खाने को आखिरी खाना समझ के खाने वाले लोग, उनको कहते हैं ग्लटन्स। गॉट द आइडिया? ठीक हो गया। इसी तरह बीच में और कई ऐसे वर्ड्स हैं, मसलन मैं पैसेज में आपको बताता हूं और कौन सा वर्ड है। जी हाँ जी, साफ कर दें। Then there are the gormandizers who fall upon their food with eager rapacity, eat too much. Who are gormandizers? Those who eat too much. In itself आगे उसने खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है, they are gormandizers. Got the idea? तो पैसेज का जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वो हमें खुद उसके मीनिंग के बारे में अवेयर कर देती है। अब देखिए, हमने अपने पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लिए, आपको पिक्चर अभी सेंड कर दी जाएगी। अब मैं इसकी ड्राफ्टिंग करने लगा हूं बोर्ड पे। गॉट द आइडिया? ठीक है जी, ग्रीडीनेस बिल्कुल ठीक है। जी शहरियार, इसका ये मतलब है, लेकिन कॉन्टेक्चुअली यहां हमारा मतलब डिफरेंट है थोड़ा सा। वही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमें कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लेने होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेने होते। गॉट द आइडिया? अब मैं आपको इसका ड्राफ्ट देने लगा हूं। पहला ड्राफ्ट मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आइंदा आपको हर ड्राफ्ट प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, ये मैं डेलिबरेटली बोर्ड पे लिख रहा हूं, कुछ चीजें समझानी है आपको। जी, different people behave in different ways when they sit down at a meal. To the boards, meals are tiresome. Meals are tiresome, a dull and drab affair. The invalids eat just to maintain their health, just to maintain their health, as an unwelcome necessity. The epicures always desire for more tasty dishes than those present. Greedily. Only people of sound appetite, people of sound appetite
enjoy their meals fully. So people have similar attitude towards the manifold blessings of life. अब गौर से सुनिए, जी है ना। मैं आपको अभी आइडिया देता हूं। फरखंदा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब भी देता हूं। मैं ये टेक्स्ट पैसेज पढ़ रहा हूं एक बार ताकि आपको समझ आ जाए। डिफरेंट पीपल बिहेव इन डिफरेंट वेज व्हेन दे सिट डाउन एट अ मील. To the boors, meals are tiresome, a dull and drab affair. The invalids eat just to maintain their health as an unwelcome necessity. The epicures always desire for more tasty dishes than those present. The gluttons eat greedily. Only people of sound appetite enjoy their meals fully. So, people have similar attitude towards the manifold blessings of life. अब देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने लगा हूं। जैसे गिना ने कहा है, गिना इरफान ने, कि सर इनवैलिड्स वगैरह को हम बीच में से कट करके और सिंपल नहीं कर सकते। गिना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इन टर्म्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने क्यों लिखी हैं? आपको ये बताने के लिए कि जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रेसी में आपके पास 10% लेवरेज होता है। आप कोई सी भी स्टैंडर्ड टर्म्स जैसे इनवैलिड्स, गोमेंडाइजर्स, ग्लटन्स, एपिक्यूर्स, ये स्टैंडर्ड टर्म्स हैं। अगर आप इनको एज इट इज भी लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पहली प्रेसी है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं बहुत सारी चीजें कि इसमें मैंने काफी सारे वही वर्ड्स यूज किए हैं जो टेक्स्ट के वर्ड्स हैं, क्योंकि मेरे पास 10% लेवरेज एग्जिस्ट करता है, मार्जिन एग्जिस्ट करता है कि मैं लैंग्वेज दे सकता हूं। वो कि आगे चल के हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यूं समझ लें कि एक बिगिनर के लिए प्रेसी कैसे बन सकती है, मैंने वो स्टाइल आउट किया है आपके लिए। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा सेकेंड पॉइंट, टू द बोर्स मील्स आर टायरसम, a dull and drab affair. ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, a dull and drab affair. It means कि for example ये एक रफ ड्राफ्ट है। अगर नीट बनाते हुए मुझे फील होता है कि मेरे वर्ड ज्यादा हैं, तो मैं इस पूरी फ्रेज को बीच में से एलिमिनेट कर दूंगा अपने वर्ड काउंट के लिए। गॉट द आइडिया? किस तरीके से हम एलिमिनेशंस करते हैं? अनवांटेड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स को हम कट कर देते हैं। ठीक है जी खटक साहब, मैं वही आपको आंसर दे रहा हूं। गॉट द आइडिया? इसका मतलब है कि हम इस तरीके से अपनी वर्ड लिमिट को भी पूरा कर सकते हैं। पैसेज में से जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, खटक साहब मैं अभी इसका जवाब दे चुका हूं, मैं दोबारा दे देता हूं। मैंने आपको बताया था कि जितना हमारा ड्राफ्ट होना चाहिए उसमें 10% आपके पास एडवांटेज है कि आप टेक्स्ट की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सली एक्नॉलेज स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं उनको आप एज इट इज लिख दें, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसलिए मैंने डिलिबरेटली आपको ये लैंग्वेज यूज करके दी है। आगे चल के हमारे पास बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम इन वर्ड्स को भी चेंज करने के काबिल होंगे। लेकिन यूं समझ लेंगे एक बिगिनर कैसे प्रेसी बना सकता है, मैंने वो स्टाइल ऑप्ट किया है आपके लिए। फरखंदा, आपने अभी 2-3 और प्रेसिस तक कोई प्रेसी खुद नहीं करनी। ठीक है? उसके बाद जब आप समझ जाएंगे 2-3 प्रेसिस के बाद, तो फिर इंशाल्लाह आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में जो भी करेंगे वो चेक किया जाएगा, आपको उसका तरीकाकार बता दिया जाएगा कि कैसे चेक किया जाएगा। बिल्कुल हम इसीलिए है आपका काम चेक करने के लिए। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है? क्लियर? इंशाल्लाह योर वर्क विल बी चेक्ड। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर हियर टू चेक योर वर्क राइट आफ्टर 2 to 3। सो दिस इज सपोज्ड टू बी द प्रेसी टेक्स्ट। यार इसकी वो भेज देना पिक्चर।
फहद इसकी पिक्चर भेजना, इसे साफ करना बोर्ड को, और एक और टेक्स्ट मैसेज इनको ये सेंड करना। इसकी पिक्चर सेंड करना। यस एग्जैक्टली हसन, ऑलमोस्ट इतने। ठीक है, ये भी सेंड करना, ये अभी अभी सेंड करना है। अच्छा जी, अब आपके पास एक और प्रेसी टेक्स्ट मैसेज आ रहा है जी फरुखजेब। मैंने ये डल पोर्शन को अंडरलाइन किया है, डल एंड ड्रैब अफेयर। ये फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए इसे अंडरलाइन किया है कि जब हम अपना नीट ड्राफ्ट बनाएं, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, आपको लगे कि आपके वर्ड्स थोड़े से ज्यादा हैं तो कहां से आप कट कर सकते हैं, जैसे डल एंड ड्रैब अफेयर, इसे कट कर दें। इसी तरह इनवैलिड्स ईट जस्ट टू मेंटेन देयर हेल्थ एज एन अनवेलकम नेसेसिटी, मैं इसे भी अंडरलाइन कर रहा हूं। अगर हमें वर्ड ज्यादा लगे फर्रुख से, तो हम इन दोनों फ्रेजेस को बीच में से कट कर सकते हैं अपनी वर्ड लिमिट को पूरा करने के लिए। गॉट द आइडिया? दैट आई हैव डिलिबरेटली रिटन, जानते बूझते हुए लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि हम कैसे वर्ड्स को फिर लिमिट्स में लाते हैं अपने में। गॉट द आइडिया? सेंड कर दिया जी, ग्रुप में चली गई है, भेज दिए ना? अच्छा जी, गौर कीजिए, आपके पास एक और टेक्स्ट मैसेज आया होगा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कीजिए, इसमें एक एग्जाम्पल नंबर 4 आपको भेजी गई है। एग्जाम्पल नंबर 4, प्लीज एक्नॉलेज, हैव यू गॉट दैट? भेज रहे हैं? आ रही है, आ रही है, अभी आई नहीं है आपको, आ रही है, आ रही है, आ रही है अहमद अली। जी, एज एन अनवेलकम नेसेसिटी, अनवेलकम्ड नहीं होता, होता ही नहीं है। अहमद शाह, कम, केम, कम, इसकी फॉर्म्स होती हैं, कम, केम, कम। वेलकम के साथ ईडी कभी नहीं लगता। गॉट द आइडिया? ये एक गलत उलाम है, हमारे यहां 90% लोग इसके साथ लगाते हैं। अहमद शाह, आपसे मुखातिब हूं, नहीं लगता। इसकी फॉर्म होती है वेलकम, वेलकेम, वेलकम। ओके, कम, केम, कम। गॉट द आइडिया? ओके। We don't need to use farkhanda inverted commas, no need. Got it? So you people have got it. जी, फरखंदा यूज किया भी जाता है समवेयर, बट प्रेसी में कोशिश करनी है कि ना आए। पिक भी आ जाती है जी, थोड़ा सा एडमिन के पास जानी होती है, दानियाल इमरान, फिर आप तक पहुंचती है। ठीक है, मिल गया आपको टेक्स्ट मैसेज? टेक्स्ट नंबर 4, टेक्स्ट नंबर 4 जी, अपोस्ट्रोफी, समवेयर यू नीड अपोस्ट्रोफी, समवेयर कॉमा। आप जो दे रही हैं फरखंदा, ये अपोस्ट्रोफी नहीं है, ये कॉमा का साइन है जो आपने दिया है। यूज किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी नहीं मिला? अच्छा, आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आ रहा है, वो गया है नीचे एडमिन को रिक्वेस्ट करने के लिए। इट टेक्स अ मिनट टू सेंड यू द थिंग्स। यहाँ का एक प्रोसीजर है, स्टूडेंट लेके, हमारा अटेंडेंट लेके उसे एडमिन के पास जाता है और एडमिन उसको सेंड करता है। गॉट द आइडिया? अभी आप तक पहुंचाता है। यस अहमद शाह, सॉरी, यस अवैस। Prepositions are always very important. Got the idea? Very important. Should there be a comma before present?
जी, प्रेजेंट से पहले कॉमा है, देन दोज प्रेजेंट, ना भी लगाएं तो ये चल जाएगा, मैंने मिटा दिया। दोनों सूरतों में ये ठीक है, पॉज देना चाहें तो दे सकते हैं, ना देना चाहें तो ना दे। ओके, दे सकते हैं। सर कैन यू रिपीट अबाउट वेलकम पोस्ट? आगा फरहान साहब, वेलकम उन्होंने पूछा था मुझसे कि वेलकम्ड क्यों नहीं है, तो वेलकम्ड नहीं होता, कम की फॉर्म्स होती हैं, कम, केम, कम ही थर्ड फॉर्म होती है, इसलिए ईडी मार्कर नहीं लगता इसके साथ, ये इररेगुलर वर्ब फॉर्म है, ये मतलब था इसका। So what I mean is if I have written it, it wouldn't put the comma before present. Yes, you may not put the comma before present. You have both options. आप पॉज लेना चाहें वहां तो कॉमा दे दें, वरना आप ना दें, फरखंदा बिल्कुल ना दें। नथिंग माय डियर नमान इकबाल, और कुछ नहीं हो सकता। ओके, गॉट द टेक्स्ट? उसामा इस्लाम कहते हैं आ गई है जी, इट सेटिस्फाइज ऑल द रूल्स। गॉट द सेकंड पैसेज? नो, लिसन टू माय इंस्ट्रक्शंस। अब आपने क्या करना है, आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ये आपके लिए एक सेकंड पैसेज आया है। इन दिस वर्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्ड्स नो सेंस देन अ बॉय। गॉट द आइडिया? हमने अब अपना टाइम सेव करना है, आपने ये करना है, ये आपके लिए होम टास्क है। आपने प्रेसी नहीं करनी, मेरी इंस्ट्रक्शन को गौर से सुन लें। आपने प्रेसी अभी ड्राफ्ट नहीं करनी, आपने इसमें 3 काम करने हैं। मुझे आपने इसका जिस्ट देना है कल, मुझे आपने इसका टाइटल देना है कल, और उसके बाद मुझे आपने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं। और नंबर 4 पे आपको अगर इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स जो आप इन्फर नहीं कर सकते, कॉन्टेक्स्ट से भी आपको समझ नहीं आ रहा कोई डिफिकल्ट वर्ड्स, तो आपने वो पॉइंट आउट करना है कि इसमें ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्टेक्चुअली भी समझ नहीं आ रहे। गॉट द आइडिया? अभी आपने ड्राफ्ट नहीं करना है इसको, ये उस पैसेज से थोड़ी सी मुश्किल प्रेसी होगी, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। सो माय इंस्ट्रक्शन इज नॉट टू ड्राफ्ट द प्रेसी, बट गो फॉर दीज 4 स्टेप्स जो मैंने आपसे कहे। गॉट द आइडिया? और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी जो प्रेसीज होंगी, फिर मैं आप पे बर्डन डालूंगा आहिस्ता आहिस्ता, 2 मैं खुद करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि आपने इनको कैसे टेकअप करना है। राइट? उसमें हम फिर डिस्कस किया करेंगे आप। क्लियर हो गया? कल हमारा एक ये टास्क होगा, ये करने के साथ ही हमने अपना कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट 20 मार्क्स का कंपोनेंट फिर उसे भी साथ लेके चलना है। ठीक है? एनी क्वेश्चन ऑन योर पार्ट? एनी अदर क्वेश्चन? What is the task? I was disconnected. दाऊद को टास्क बता दीजिए जी। दाऊद, आपको पैसेज दिया गया है, आपने इसका जिस्ट देना है, आपने इसका टाइटल देना है, आपने इसके पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और डिफिकल्ट वर्ड जो आपको कॉन्टेक्चुअली समझना आए